हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने सॉल्यूशन पढ़ा था। सॉल्यूशन में हमने देखा था कि किस तरीके से वेपर प्रेशर क्रिएट होता है, वेपर प्रेशर किस किस बातों पर डिपेंड करता है, वेपरेशन वगैरह ये सब हमने देखा था। आज हम बात करने वाले फर्दर हम बात करेंगे लिक्विड एंड लिक्विड सोल्यूशन। और लिक्विड एंड लिक्विड सोल्यूशन में हम जो भी बात करने वाले हैं वो है आपका दोनों के दोनों वोलेटाइल हो, जब बाइनरी सॉल्यूशन हो और साथ में दोनों के दोनों ही वोलेटाइल हो। तो यानी हम पढ़ने वाले हैं लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। होता क्या है, इसके लिए एक रूल, एक राल्ट्स लॉ है। ये राल्ट्स लॉ इन्होंने क्या बताया, इसको समझने के लिए पहले हमें तो समझना होगा कि एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए, मैं ये 3 तरह के बीकर्स को ले रहा हूँ, ऐसा, ये मैंने ऐसा लिया है। अब आगे क्या होगा, ये देखिए आप, इस तरीके से ये लिक्विड है, इसमें ये रहा आपका, ये है। अब हम चूंकि जानते हैं कि इवेपोरेशन जो है वो सरफेस फेनोमेना है, इवेपोरेशन जो है वो एक सरफेस फेनोमेना है और वो सरफेस पर होता है। अब क्या है, इसमें प्योर ए है, इसमें प्योर बी है और इसमें ए एंड बी मिक्सचर है। एंड A and B are both volatile liquids। दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। अब देखिए, प्योर ए है, यहाँ सरफेस सिर्फ ए रहेगा, इस तरह से ए रहेगा। यहाँ बी है तो यहाँ सिर्फ बी 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 रहेगा। और यहाँ रैंडम ए बी ए बी बी ए बी बी ए ऐसा रहेगा। अब वो क्या रहा है, देखिए, जब प्योर ए था तो उसका वेपर प्रेशर P स्टैंडर्ड ए था। जब प्योर बी था तो उसका वेपर प्रेशर P स्टैंडर्ड बी था। और जब हमने दोनों को मिक्स कर दिया तो अगर हम कंपेयर करें तो हमें दिखेगा कि सरफेस पे जितने मॉलिक्यूल प्योर ए में हैं और यहाँ मिक्सचर में हम देखेंगे तो सरफेस पे उतने ए मॉलिक्यूल नहीं है। तो यहाँ हुआ ये कि वेपर प्रेशर ऑफ ए जो है वो इफेक्टेड हुआ है बी के वजह से। बी के मिक्स करने से ए में ए का जो वेपर प्रेशर है वो इफेक्टेड हुआ है, क्योंकि एरिया तो वही है, एरिया तो सेम है, जितना एरिया यहाँ है उतना एरिया यहाँ पे, लेकिन सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स कम हो गए हैं, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन घट जाएगा। इससे जो पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगेगा, यानी जो वेपर प्रेशर होगा, वो कम हो जाएगा। उसी तरह जब हम यहाँ बात करें तो इस केस में भी हमें दिखता है कि यहाँ प्योर बी है, और जब इन दोनों को हम कंपेयर करें तो इस केस में जो वेपर प्रेशर ऑफ बी होगा वो बी प्योर वाले के रिस्पेक्ट में कम हो जाएगा। तो जो वेपर प्रेशर ऑफ बी है वो इफेक्टेड हुआ ए के मिक्स करने की वजह से। दोनों के दोनों वोलेटाइल हैं, तो इसलिए दोनों के दोनों वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे, और दोनों के दोनों वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे तो किसी एक वोलेटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर में जो चेंजेस आते हैं किसी दूसरे वोलेटाइल
सब्सटेंस के मिक्स करने से, उसके लिए राउल्ट ने एक लॉ दिया, उसी को हम बोलते हैं राउल्ट लॉ। ये राउल्ट लॉ क्या है तो देखते हैं हम। द वेपर प्रेशर ऑफ अ component in a solution is equal to the product of pure vapor pressure of the component and its mole fraction in the solution। कहने का मतलब प्योर स्टेट में जो इसका वेपर प्रेशर है, प्योर स्टेट में जो इसका वेपर प्रेशर है, तो मिक्सचर में जो इसका वेपर प्रेशर होगा वो इसके मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन इनटू प्योर स्टेट वेपर प्रेशर। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए ऐसे कर दिया मैंने इनटू, तो ये है। उसी तरह अगर हम यहाँ पर B का वेपर प्रेशर निकालने की कोशिश करें तो वो होगा PB इज इक्वल्स टू XB इंटू PB स्टैंडर्ड, यानी B के प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर इंटू उसका मोल फ्रैक्शन। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम टोटल वेपर प्रेशर निकालेंगे। तो टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा उसको निकालने के लिए देखिए क्या फॉर्मूला देखते हैं। So this one is the Raoult law for the liquid in liquid solution, and both liquid solutions are volatile in nature। देखिए आगे क्या होता है। So total vapor pressure PT is equals to PA plus PB। अब ये एक्चुअली आपका क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ A प्लस वेपर प्रेशर ऑफ B एंड बोथ इन द सॉल्यूशन। अब इसको हम लिख कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं XA इंटू PA स्टैंडर्ड प्लस XB इंटू PB स्टैंडर्ड, ये हुआ आपका PT, टोटल प्रेशर आया। अब यहाँ हम लिख देते हैं यूजर मीनिंग्स क्या क्या है। सो XA इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, XB is equals to mole fraction of B, and P standard A is equals to vapor pressure of A in pure state and PB standard is equals to vapor pressure of B in pure state। तो ये था आपका। आगे देखते हैं, हम एक ग्राफ डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बनाकर समझते हैं। देखिए हम यहाँ मानकर चलेंगे, जब मैं डायग्राम बना रहा हूँ तो मैं यहाँ मानकर चलने वाला हूँ कि A is more volatile than B। A is more volatile
देन बी। होगा क्या, जैसे ए मोर वोलेटाइल देन बी हो जाएगा तो वेपर प्रेशर ऑफ ए इज मोर देन बी हो जाएगा। मोर वोलेटाइल है तो उसका इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, और इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगेगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए मोर वोलेटाइल कहने का मतलब उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो, तो इसके वजह से वो इजी आपके इवेपोरेट हो जाएंगे, और इजी इवेपोरेट होंगे तो फिर वो आपके बन जाएंगे इजी, मतलब एक्स्ट्रा वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा। तो देखिए क्या है यहाँ पर, मैं ये जो डायग्राम बना रहा हूँ, ये डायग्राम में मैंने क्या किया है, देखिए यहाँ पर मैंने A माना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A ले रहा हूँ मैं, यहाँ XA इज इक्वल्स टू 1 ले रहा हूँ मैं, और यहाँ XA इज इक्वल्स टू 0 लिया हूँ मैं। तो जिस समय हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जब मैं आपको मोल फ्रैक्शन पढ़ा रहा था, तो मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था कि देखो आप XA इज इक्वल्स टू NA अपॉन NA प्लस NB and XB is equals to NB upon NA plus NB. So XA plus XB is equals to 1. अब अगर किसी केस में XA जो है वो अगर 1 हो जाए तो XB क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेकेंड केस अगर XB किसी केस में 1 हो जाए तो XA क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन में ऐसा ही होता है। तो यहाँ XA इक्वल्स टू 1 लेने का मतलब ये हो रहा है कि ये एकदम प्योर A है, और जिस समय XA इक्वल्स टू 0 गया तो यहाँ XB इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और यहाँ पे प्योर B है। इसी तरह यहाँ पे जब ये प्योर A है तो XB इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब सोचने वाली बात है, मैं जो यहाँ पे ग्राफ बनवा रहा हूँ आपको, ये ग्राफ आपका वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। अब देखो, अब होना क्या है, जिस समय ये प्योर है, A जब प्योर है तो यहाँ पे वेपर प्रेशर आपका बन जाएगा P स्टैंडर्ड A, और जिस समय B प्योर है तो वहां पर आपका वेपर प्रेशर बन जाएगा P स्टैंडर्ड B। अब देखो मैंने यहाँ स्केल में आपको दिखाया भी है कि PA जो है वो ग्रेटर है PB से। इससे हमें पता चल रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ A इज मोर देन वेपर प्रेशर देन B एंड A इज मोर वोलेटाइल देन B। अब होगा क्या कि जिस समय सॉल्यूशन में A है ही नहीं तो उस समय इसका जो ग्राफ बन के आएगा वो यहाँ होगा, इसका वेपर प्रेशर 0 होगा। जो A है वो A है ही नहीं तो A का जो वेपर प्रेशर होगा 0 होगा। ये 0 लाइन है, यहाँ पे ये 0 लाइन है, ऊपर आपका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये इस तरीके से आपका ये जो है यहाँ पर आएगा। अब जिस समय A प्योर है, जिस समय A प्योर है उसमें B का वेपर प्रेशर होगा नहीं, तो वहां पर जो PB है वो 0 होगा। 0 मतलब इस लाइन पर सेट करेगा और वो कुछ ऐसा आएगा। ये देखिए अब क्या है, ये दोनों के दोनों ही स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन में खास बात क्या है कि जब हम टोटल प्रेशर निकालेंगे तो टोटल प्रेशर इसको दिखाएगा आपका, ये है आपका टोटल प्रेशर। इसको अगर अच्छे से डैश कर दिया जाए तो ये रहा आपका टोटल प्रेशर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये वाला जो आपका लाइन है, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन मिलकर के आपके ये वाले PT बना रहे हैं, और PT इज इक्वल टू हमने पढ़ा है कि XA इंटू PA स्टैंडर्ड प्लस XB इंटू PB स्टैंडर्ड। और जब हम देखें गौर से तो ये जो लाइन है, ये लाइन आपका एक्चुअली क्या दिखा रहा है, ये
ए के वेपर प्रेशर को का वेरिएशन दिखा रहा है मोल फ्रैक्शन के साथ। एक्चुअली ये लाइन है आपका पी ए इज इक्वल्स टू पी स्टैंडर्ड ए इंटू एक्स ए, और ये लाइन है पी बी इज इक्वल्स टू पी स्टैंडर्ड बी इंटू एक्स बी। आपको फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ। देखिए क्या है यहाँ पे, यहाँ जब A प्योर था उसका मोल फ्रैक्शन 1 आएगा, और जब मोल फ्रैक्शन 1 आएगा तो उस जगह पे जो उसका वेपर प्रेशर होगा वो उसका प्योर स्टेट वाला होगा। इस जगह पर B एकदम प्योर है तो उसका मोल फ्रैक्शन 1 होगा, और जब वो प्योर होगा तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो PB स्टैंडर्ड होगा। अब चूंकि हमने माना है कि जो A है वो मोर वोलेटाइल देन B है, इसलिए इसका वेपर प्रेशर हाई होगा। अब हम जानते हैं इस जगह पर जो B का जो अमाउंट है वो कम्प्लीटली ज़ीरो है, तो यहाँ पर B का वेपर प्रेशर 0 होगा। तो इस बॉटम से हमने उसके हाईएस्ट वेपर प्रेशर को मैच कर दिया, और ये जो लाइन आपका बन के आया है ये लाइन B के वेपर प्रेशर को दिखा रहा है, उसके वेरिएशन को दिखा रहा है। उसी तरह जो ये वाला लाइन है आपका, इस लाइन में हमें A का वेपर प्रेशर दिख रहा है मैक्सिमम वाला, और जब A का अमाउंट है नहीं तो उस जगह पर उसका वेपर प्रेशर 0 है। दोनों को हमने मैच करा दिया। मैच कराने के बाद ये जो लाइन आया है ये लाइन वेरिएशन दिखा रहा है वेपर प्रेशर ऑफ A का, और ये दोनों लाइन को जब हमने मैच कराया तो ये दोनों लाइन टोटल वेपर प्रेशर दिखा रहा है, जब जो सॉल्यूशन है वो दोनों ही वॉलेटाइल लिक्विड्स हों। अब देखिए, मान लो आप कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया इस जगह पे। अब इस पॉइंट में आपको दिख रहा होगा कि ये यहाँ पर A का अमाउंट बहुत ही कम है, क्योंकि A यहाँ 0 से चालू होकर के 1 तक जा रहा है। तो मैंने माना कि यहाँ पर XA इज इक्वल्स टू 0.2 है और XB इज इक्वल्स टू 0.8 है। इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1। अब मैं अगर इस पे एक्सटेंड करूं, एक्सटेंड करने के बाद जो ये पहला पॉइंट मुझे मिला है, इस पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर आ रहा है वो एक्चुअली A का वेपर प्रेशर है, और वो है आपका PA इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू PA स्टैंडर्ड। और इसी पॉइंट को मैं जब आगे एक्सटेंड करूं तो आप देखो यहां जो आ रहा है ये पॉइंट आपका दिखा रहा है हमें कि PB, जो कि B के वेरिएशन B लाइन पे है, सो PB इज इक्वल्स टू 0.8 इंटू PB स्टैंडर्ड। और जब इसी को मैं और आगे लेके जाऊं तो ये जो टोटल वाला लाइन है, इस टोटल वाले लाइन पर जो आ रहा है आपका वो क्या आ रहा है कि PT is equals to 0.2 into PA standard plus 0.8 into PB standard। ये आपका पूरा ग्राफ का एनालिसिस था। आपने समझा कि किस तरीके से ये ऐसा हो रहा है, क्या क्या बातें हैं यहाँ पर। यहाँ पे कोई दो वोलेटाइल लिक्विड हो तो दो वोलेटाइल लिक्विड के लिए किस तरीके से रॉल्ड लॉ जो है वो वेरिएट करेगा। एक और कंसेप्ट है, ये रॉल्ड लॉ में नहीं लेकिन कभी कभी क्वेश्चन इस पे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। 2008 में आया है, 2013 में आया है, सेवरल ईयर्स में ये आते रहता है इसमें सवाल। इसमें सवाल क्या है, ये क्या किस तरह का क्वेश्चन आता है इसमें। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि
वेपर फेज में आप कंपोजिशन बताएं कि वेपर फेज में सॉल्यूशन जब गया तो वहाँ पर ए और बी का कंपोजिशन क्या है। तो देखिए नॉर्मली हम जानते हैं कि जैसे ए और बी जब मिक्स होके सॉल्यूशन बनाए, सॉल्यूशन बनाने के बाद दोनों के दोनों वॉलेटाइल हैं, तो दोनों गैसेस फॉर्म में जाने के बाद इन्होंने क्या किया कि एक PA वेपर प्रेशर बनाया, एक PB वेपर प्रेशर बनाया। अब आपको कह रहा है कि आप मोल फ्रैक्शन बताइए। सो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ A and B in वेपर फेज। देखिए क्या करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब अगर हमें मालूम है कि A का वेपर प्रेशर क्या है और B का वेपर प्रेशर क्या है, जब हमें वेपर प्रेशर दोनों को मालूम है तो दोनों को गैस जैसा हम ट्रीट करेंगे। और गैस जैसा ट्रीट करने के साथ साथ हम क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ पे डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगाएंगे। सो डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखिए डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आपको मैंने गैस लॉ में पढ़ाया है बच्चे, है ना। तो देखिए क्या होता है, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ क्या है डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखिए डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है कि इफ टू गैसेस A and B are non reacting gases, then XA is equals to PA upon PA plus PB and XB is equals to PB upon PA plus PB. Here PA plus PB is equals to PT. So we can write here कि PA is equals to PT into XA and PB is equals to PT into XB। ये दोनों को दोनों ही हम लिख सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखिए हमें जब मालूम है कि AB जो है नॉन रिएक्टिंग गैस है और अगर हमने इस प्रेशर को वेपर प्रेशर जैसा ट्रीट किया तो वेपर प्रेशर जैसा ट्रीट करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है, आप देखो हमें मिलेगा कि XA और XA वेपर प्रेशर दिखाने के लिए मैंने यहाँ B लिखा कि वेपर फेज में। सो XAV is equals to वेपर प्रेशर ऑफ A upon total वेपर प्रेशर that is PA upon PA plus PB। और इसको हम लिख सकते हैं आगे भी कि PA standard into XA upon PA standard into XA plus PB standard into XB is equals to XAB। अब देखिए यहाँ यूजर मीनिंग सब समझते हैं इसके। XAB जो है वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ A in वेपर फेज और
एक्स ए जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन फेज। और आगे भी देखते हैं आगे कौन कौन सी चीजें क्या क्या हैं। देखिए आगे एक्स बी इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सॉल्यूशन फेज। PA standard is equals to vapor pressure of A in pure state और PB standard is equals to vapor pressure of B in pure state। कुछ चीजें और हैं। PA क्या है? तो PA vapor pressure of A in सॉल्यूशन स्टेट और PB भी हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ B इन सॉल्यूशन स्टेट। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि हमने XAB निकाला और XAB भी क्या है वो भी देख लेते हैं। सो XAB इज इक्वल्स टू मोल fraction of A in vapor phase। तो ये आपका यूजुअल मीनिंग्स था ये सब यहाँ पे। इसी तरह हम एक्स बी भी निकाल सकते हैं, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। कैसे निकालेंगे देखिए कैसे निकालेंगे। तो देखिए करना क्या है हमें एक्स बी वी निकालना है। तो वो होगा पी बी प्रेशर ऑफ बी एट इन सॉल्यूशन फेज अपॉन पी ए प्लस पी बी दैट इज पी स्टैंडर्ड बी एक्स बी अपॉन पी ए स्टैंडर्ड एक्स ए प्लस पी बी स्टैंडर्ड एक्स बी। ये आपका आ गया। यूजुअल मीनिंग्स मैंने पहले लिखवा चुका हूँ मैं इसके। अब एक सवाल देखते हैं इसमें। क्वेश्चन है ए दिया है बी दिया है, मोलर मास देके रखा है इसका 100 इसका 200, मास देके रखा है सॉल्यूशन में कितना 50 एंड 50, वेपर प्रेशर देके रखा है स्टैंडर्ड तो ये है आपका 150, ये आपका 300। अब आपसे कह रहा है कि निकालो भाई पीटी निकालिए। कैसे बनाएंगे हम इसे? सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। देखिए तो आइए कैसे बनेगा ये सवाल। कह रहा है पीटी निकालो, टोटल वेपर प्रेशर निकालो। देखिए तो एन ए निकालते हैं। एन ए इज इक्वल टू कितना 50/100 और एन बी इज इक्वल टू 50/200 सो दैट इज 0.5 और यहाँ पे 0.25। तो एक्स ए जो है एक्स ए इज इक्वल टू कितना आएगा 0.5/0.75 और एक्स बी इज इक्वल टू कितना आएगा 0.25/0.75 दैट इज ये आ जाएगा 1/15 और ये आ जाएगा आपका 1/3। अब
आगे देखेंगे हम तो 1.5 आएगा ना ये, इसको 50/75 कर दीजिए और इसको 25/21 कर दीजिए। यहाँ पर ये आ जाएगा आपका इंटू 10, सो 15, सो 10/15 ऐसा आएगा ये। अब आगे देखिए क्या होता है। नेक्स्ट हमें PT निकालना है, सो PT इज इक्वल्स टू P स्टैंडर्ड A प्लस XA प्लस P स्टैंडर्ड B इंटू XB। फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करेंगे हम। P स्टैंडर्ड A दिया हुआ है कितना 150 इंटू 10/15 प्लस 300 इंटू 1/3। तो ये आपका आ गया कितना, यहाँ से 10 और यहाँ से कितना 100, so that is 200। so PT is equals to 200 आ गया। तो ये था आपका टोटल वेपर प्रेशर निकालना। एक और सवाल देखते हैं हम, देखिए आगे देखिए। एक क्वेश्चन है जिसमें दिया है x बेंजीन इज इक्वल्स टू 0.4 और x टॉलिन इज इक्वल्स टू 0.6। अब इनके वेपर प्रेशर भी देके रखे हैं। इनका वेपर प्रेशर है 180 और यहाँ है 120। ये है आपका PB स्टैंडर्ड, यहाँ पे लिखता हूँ PB स्टैंडर्ड और यहाँ PT स्टैंडर्ड। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वेपर फेज में कंपोजिशन बताएं आप, कि वेपर फेज में कंपोजिशन क्या होगा। तो वेपर फेज में कंपोजिशन बताने के लिए मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया। आप क्या करो कि जो वेपर प्रेशर है वो निकालिए, क्या होगा। सो PB इज इक्वल्स टू XB इंटू PB स्टैंडर्ड इज इक्वल्स टू 0.4 इंटू 180 एंड PT इज इक्वल्स टू XT इंटू PT स्टैंडर्ड। अब देखिए कितना आ रहा है, यहाँ आ जाएगा आपका 0.6 इंटू 120। तो ये आया आपका PB इज इक्वल्स टू 72 एंड PT इज ऑल्सो इक्वल्स टू 72। अब हमें क्या करना है कि हमें निकालना है XB निकालना है। तो हम जानते हैं PB अपॉन PB प्लस PT दैट इज 72 अपॉन 72 प्लस 72 दैट इज 0.5। तो ये आपके कुछ सवाल थे जो हमने देखा कैसे हुआ ये। अब एक डेफिनेशन है वो भी देख लेते हैं हम। वो सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को हर एक कंडीशन पर, हर एक कंसंट्रेशन पर फॉलो करता है, उसे हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। सो आइडियल सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन which follows Raoult law at all the concentrations. Follows Raoult's law at all concentration of components. तो ये था आपका, मैंने आपको बताया कि क्या आइडियल सॉल्यूशन होता है और कैसे हम ये करते हैं। मतलब अगर वेपर फेज में रहे
तो वेपर फेज में हम कैसे कंपोजिशन बताते हैं और राउंड लॉ कैसे हम फॉलो करते हैं। कुछ चीज़ें और हैं आइडियल सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं, समझते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। देखिए characteristic of ideal solution। देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल सॉल्यूशन क्या है। पहले तो हमें पता चला कि राउल्ट लॉ फॉलो करता है, पहले तो ये तुम्हें पता ही है कि ये क्या करता है, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। दूसरा है कि interaction of AA is equals to interaction of BB is equals to interaction of AB। मतलब कि जब हमने सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन में ए और बी दोनों हैं, ए भी होगा बी भी होगा, तो ए के बीच का इंटरेक्शन, बी के बीच का इंटरेक्शन और ए बी के बीच का इंटरेक्शन ये सभी के सभी बराबर होने चाहिए। तो उसे हम राउल्ट लॉ के हिसाब से हम उसे आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। अब देखिए जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच कोई इंटरेक्शन होगा नहीं, तो जो चेंज इन वॉल्यूम है वो जीरो होगा। जब कोई भी इंटरेक्शन होगा नहीं, तो जब हमने ए को बी के साथ मिक्स किया तो जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम बन के आया, तो हम लिख सकते हैं कि VA प्लस VB इज इक्वल टू बी सॉल्यूशन। और इसी तरह हम बोल सकते हैं कि चेंज इन जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि नो इंटरेक्शन बिटवीन components particles, उनके बीच कोई इंटरेक्शन है ही नहीं, तो वॉल्यूम में कोई चेंजिंग होगी नहीं। नेक्स्ट, इंटरेक्शन नहीं होने के भी वजह से जो डेल्टा H मिक्स है वो भी जीरो होगा। ना अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे ना रिपल्सिव फोर्सेस होंगे, तो कोई भी इंथैल्पी चेंज होगा नहीं। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा H मिक्स भी क्या होता है, जीरो ही होता है। आगे के बारे में, आगे की क्लासेस में हम क्या पढ़ेंगे, हमें डेल्टा G का कैलकुलेशन पढ़ना है, डेल्टा G मिक्स का कैलकुलेशन पढ़ेंगे हम, डेल्टा S मिक्स का हम कैलकुलेशन पढ़ेंगे। इतना हमें पता चल गया है कि जब हम किसी दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, दो कंपोनेंट्स को हम मिक्स कर रहे हैं, तो दो कंपोनेंट्स को मिक्स करने के बाद उनकी जो एंट्रोपी है वो बढ़ेगी। रीजन ये है कि पहले जो सिस्टम था वो सिस्टम पहले ऑर्डर्ड था, ए अलग थे बी अलग थे, दोनों बड़े ऑर्डर्ड थे। लेकिन जैसे हमने दोनों को मिक्स किया तो मिक्स करने के बाद जो न्यू सिस्टम बन के आया उसमें ए बी मिक्स हो गए। तो अब हमें पता नहीं कि ए और बी एक दूसरे में किस तरीके से अंदर
मिक्स हुए हैं और सिस्टम जो ऑर्डर था, जो कि पहले सिर्फ ए एक साथ थे और बी एक साथ थे, अब वो मिक्स होकर के अनऑर्डर्ड हो गए हैं और ए बी हो गए। उनका कोई ऑर्डर नहीं है, तो इसलिए कभी भी कोई सोल्यूशन क्रिएट होता है तो उस सोल्यूशन में एंट्रोपी जो है वो ऑलवेज बढ़ती है और एंट्रोपी ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो हमने आज देखा कि राउल्ट लॉ क्या होता है, राउल्ट लॉ के हमने एप्लीकेशन देखे, 2 सवाल बनाया, फिर हमने आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा, आइडियल सॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक देखे। नेक्स्ट क्लास में हम कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा मिक्स पढ़ेंगे, डेल्टा एस मिक्स पढ़ेंगे, डेल्टा जी मिक्स पढ़ेंगे और डेल्टा एस मिक्स पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।